रेवोल्यूशनरी ईरान सऊदी अरब की स्टेबिलिटी और उसकी लीडरशिप के लिए एक बड़ा खतरा था। इस रेवोल्यूशन ने न सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सियासी तस्वीर ही बदल दी। तेल की डिस्कवरी ने जैसे इन दोनों मुल्कों की किस्मत ही बदल दी। तेल से मिलने वाले पैसों ने इन दोनों मुल्कों को वो सब कुछ दे दिया जो उन्हें इस कोल्ड वार को लड़ने के लिए चाहिए था। सऊदी अरेबिया ने 2015 में वहां अपनी मिलिट्री इंटरवेंशन शुरू कर दी। ईरान ने यहां 1982 से ही हिजबुल्लाह जैसे पावरफुल ग्रुप को फंड और ट्रेन किया है। तीसरी और सबसे खतरनाक पॉसिबिलिटी ये है तारीख में कुछ ऐसी जंगें भी होती हैं जो बारूद और गोली से नहीं बल्कि एक सोच और इन्फ्लुएंस की आग से लड़ी जाती है। ये जंगें मुल्कों की सरहदों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलो दिमाग में लड़ी जा रही है। मिडिल ईस्ट जो सदियों से दुनिया के लिए तेल और सियासत का मरकज रहा है, वहाँ आज भी एक ऐसी ही कोल्ड वार जारी है। ये कोई आम जंग नहीं होती जिसमें दो फौजें आमने सामने खड़ी हो, बल्कि ये एक ऐसी कोल्ड वार है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को एक अजीब शतरंज की बाजी बना दिया है। इस शतरंज की बाजी में एक तरफ है इस्लामिक दुनिया का सरबराह बनने वाला सऊदी अरेबिया और दूसरी तरफ है 1979 के इनकलाब के बाद दुनिया को एक नया रेवोल्यूशनरी विजन देने वाला ईरान। इस दुश्मनी की आग यमन की वादियों से लेकर सीरिया की तबाहशुदा गलियों तक और इराक के शहरों से लेकर लेबनान के पहाड़ों तक हर जगह नजर आती है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये कोल्ड वार इतनी गहरी कैसे हो गई, किस तरह सऊदी अरेबिया और ईरान ने एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वार्स और आइडियोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया और सबसे अहम इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई। इस दुश्मनी को बेहतर समझने के लिए हमें पहले दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड वार को देखना होगा। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच की कोल्ड वार जो तकरीबन 40 साल तक चली। सऊदी अरेबिया और ईरान की तरह ही अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच भी कभी बराह रास्त जंग नहीं हुई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को गिराने के लिए हर मुमकिन तरीका आजमाया है। यूएसएसआर और यूएसए के बीच कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बड़ी लड़ाई है। दोनों अपनी स्पाई एजेंसीज जैसे CIA और सोवियत KGB के जरिए एक दूसरे की सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल करते, मुख्तलिफ कैंप्स में डबल एजेंट्स लगाते। प्रोपेगेंडा कैंपेन्स भी खूब चली जहां सोवियत रेडियो के जरिए मार्क्सिस्ट पैगाम फैलते थे और अमेरिका रेडियो फ्री यूरोप जैसे चैनल से ईस्टर्न ब्लॉक में कम्युनिस्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता। इसके अलावा सोवियत यूएसए कोल्ड वार का एक और पहलू आर्म्स रेस था जहां दोनों ने न्यूक्लियर वेपन्स का इतना जहीरा जमा कर लिया कि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी कि मैड का कंसेप्ट पैदा हो गया। प्रॉक्सी वार्स जैसे वियतनाम और अफगानिस्तान में भी दोनों ने मुख्तलिफ ग्रुप्स को सपोर्ट किया जिनसे उन इलाकों में बहुत ही तबाही हुई। मिडिल ईस्ट में सऊदी ईरान कोल्ड वार भी इसी तरह की स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स पर मबनी है। यहाँ भी कभी आमने सामने जंग नहीं हुई, लेकिन दोनों मुल्क एक दूसरे को कमजोर करने के लिए हर तरह का हथियार और जासूसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में कोल्ड वार की असल शुरुआत 1979 में हुई। वो साल जब पूरी दुनिया में कई वाकयात हुए, लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा वाकया था ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन का आना। इस रेवोल्यूशन ने न सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सियासी तस्वीर ही बदल दी। ईरान जो पहले शाह की हुकूमत के अंडर अमेरिका का दोस्त था, अब उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी थी। रेवोल्यूशनरी ईरान का मिशन था एक्सपोर्ट ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी कि अपनी आइडियोलॉजी को मिडिल ईस्ट और उसकी बाहर की दुनिया तक फैलाना। ये चीज सऊदी अरेबिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। सऊदी अरेबिया उस टाइम सुन्नी दुनिया का लीडर और अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई था। रेवोल्यूशनरी ईरान सऊदी अरब की स्टेबिलिटी और उसकी लीडरशिप के लिए एक बड़ा खतरा था।
और इस तरह इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक गहरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जिसके पीछे 3 बुनियादी फैक्टर्स हैं। नंबर 1, द सेक्टेरियन डिवाइड। सऊदी अरेबिया, जो कि वहाबिज्म का मरकज है, वो अपने आप को सुन्नी दुनिया का सरबराह समझता है, जबकि ईरान एक शिया मेजॉरिटी मुल्क होने के नाते शिया इस्लाम को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहा था। ये दोनों मुल्क एक दूसरे को अपने अपने मजहबी सेक्टर के लिए एक बड़ा खतरा समझने लगे थे। नंबर 2, द लीडरशिप रेस। कोल्ड वार की दूसरी वजह है सऊदी अरेबिया और ईरान की मिडल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने की जंग। दोनों मुल्क इस रीजन में सुपर पावर बनने के ख्वाब देखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया अपनी ताकत तेल की दौलत और अमेरिका की मदद से दिखाता है, और दूसरी तरफ ईरान अपनी फौजी ताकत और अपने प्रॉक्सी ग्रुप से। नंबर 3, द ऑयल फैक्टर। इस कोल्ड वार का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑयल। तेल की डिस्कवरी ने जैसे इन दोनों मुल्कों की किस्मत ही बदल दी। तेल की दरियाफ्त ने इन दोनों मुल्कों की मिलिट्री और पॉलिटिकल ताकत में बेपनाह इजाफा किया। ये ऑयल की कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक दौर था जब ये इलाका इतना ताकतवर नहीं था। तेल की डिस्कवरी से पहले सऊदी अरेबिया और ईरान की हालत बहुत मुख्तलिफ थी। उस टाइम सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी का दारोमदार हज और उम्रा के ज़ाहिरीन से मिलने वाले रेवेन्यू पर था, जबकि ईरान की हुकूमत को अपना रेवेन्यू ताजरों और किसानों से मिलता था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी ताकत को अपने बॉर्डर से बाहर तक फैला सके। उनका फोकस सिर्फ अपने इंटरनल मामलात और अपने कबायली तल्लुकात को मजबूत करने पर था। इस दौर में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या तकरार नहीं थी, और फिर अचानक तेल की डिस्कवरी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ऑयल से मिलने वाली दौलत का सबसे बड़ा असर तब नजर आया जब 1979 में ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, बल्कि इसके असरात पूरे मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया पर पड़े। इस रेवोल्यूशन ने शाह की प्रो वेस्टर्न रजीम को हटाकर बिल्कुल नया रेवोल्यूशनरी इस्लामिक सिस्टम कायम किया, जहां पहले सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान कॉपरेशन और दोस्ताना तल्लुकात थे, अब वो एकदम डिस्टर्ब हो गए थे। आयतुल्लाह खोमैनी का विजन था कि वो अपनी आइडियोलॉजी को मिडिल ईस्ट में भी फैलाए। उनका एंटी वेस्टर्न और एंटी रॉयलिस्टिक स्टांस सीधा सऊदी अरेबिया की हुकूमत को और अमेरिका के इंटरेस्ट को चैलेंज कर रहा था। ईरान ने एक नया इस्लामी हुकूमत का मॉडल पेश किया जो सऊदी अरेबिया के पुराने तरीके से बिल्कुल अलग था। सऊदी अरेबिया में एक ही रॉयल फैमिली हुकूमत करती थी और वो सुन्नी थी, जबकि ईरान में अब एक रेवोल्यूशनरी हुकूमत थी। अब ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये इस्लामिक दुनिया के फ्यूचर की लड़ाई थी। इस तकरार ने दोनों तरफ के लोगों में आग लगा दी। इस वाकया के बाद पुराना सुन्नी और शिया मजहबी फर्क अब दोनों मुल्कों की ताकत की जंग का हिस्सा बन गया था। ईरान ने शिया आइडेंटिटी को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि सऊदी अरेबिया ने अपने आप को सुन्नी दुनिया के लीडर के तौर पर पेश किया, और इस तरह इस कोल्ड वार के बीच मजहबी फर्क और भी गहरा होता गया। लेकिन इस जंग को असली ताकत ऑयल की डिस्कवरी से मिली। ऑयल की डिस्कवरी ने दोनों मुल्कों को इतना पैसा दिया कि वो अपनी आइडियोलॉजी को सिर्फ अपने मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रमोट कर सकते थे। इस दौलत ने इस कोल्ड वार को छोटी मोटी लड़ाइयों से कई ज्यादा फैला दिया। अब हथियार सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री माइट बन गए थे। सऊदी अरेबिया की स्ट्रेटजी थी स्टेटस को बचाना। इसके लिए उसने अपनी ऑयल की दौलत को इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया। इसके साथ उन्होंने अमेरिका से बड़े हथियार खरीद कर अपनी मिलिट्री ताकत को मजबूत बनाया। इन सब टैक्टिक्स का यही मकसद था कि वो मिडिल ईस्ट में अपनी पोजीशन और अमन को कायम रख सके। Based on situation and politics, so we have a long fight with Iran since 79. We don't want to be that the norm in the Middle East. If there is opportunity to shift that and to go to prosperity and interest and working with Iran and working with other Middle Eastern, bringing Iran to work with the Arab world. इसके बिल्कुल ऑपोजिट ईरान की स्ट्रेटजी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनकी सोच रेवोल्यूशनरी थी। ईरान की स्ट्रेटजी थी मौजूदा ऑर्डर को चेंज करना। उन्होंने अपनी रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को फैलाया और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाए, जिसमें हिजबुल्लाह
हिजबुल्लाह, हमास और हूती शामिल है। इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंड और ट्रेड करके ईरान अपनी ताकत को बराह रास्त जंग लड़े बगैर मिडल ईस्ट में बढ़ा रहा था। सैंक्शंस की वजह से जब उनकी तेल की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई तो उन्होंने अपने हथियार जैसा कि बैलिस्टिक मिसाइल खुद ही बनाना शुरू कर दिए। इस तरह तेल से मिलने वाले पैसों ने इन दोनों मुल्कों को वो सब कुछ दे दिया जो उन्हें इस कोल्ड वार को लड़ने के लिए चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान के ये प्रॉक्सी ग्रुप्स क्या है और ईरान इन्हें यूज करके अपनी ताकत कैसे बढ़ा रहा है। इन्हीं ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स का नाम है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये ईरान का और उनके अलाइड ग्रुप्स का एक नेटवर्क है जो पूरे मिडल ईस्ट पे फैला हुआ है। इस नेटवर्क का मकसद है कि ईरान के मकासद को आगे बढ़ाना और अपने दुश्मन जैसा कि अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब को कमजोर करना। ईरान इन ग्रुप्स को सिर्फ हथियार और ट्रेनिंग ही नहीं देता बल्कि बहुत सारा पैसा भी देता है। मसलन लेबनान के हिजबुल्लाह को सालाना 100 से 200 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिलती है और गजा के हमास को भी 100 से 300 मिलियन डॉलर तक दिए जाते हैं। इस तरह ईरान बराह रास्त जंग से बचकर भी उन ग्रुप्स के जरिए यमन, लेबनान और सीरिया जैसे जगहों पर भी अपना इन्फ्लुएंस कायम रखता है। इसलिए दोस्तों, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान की कोल्ड वार लड़ने की सबसे बड़ी और सबसे अहम टैक्टिक है। लेकिन ये कोल्ड वार सिर्फ इन ग्रुप्स तक महदूद नहीं है। इस जंग का असल मैदान प्रॉक्सी वार्स है। सीरिया की सिविल वार इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जब वहाँ जंग शुरू हुई तो ईरान ने बशरुल असद की हुकूमत को बचाने के लिए अपनी कुदस फोर्स और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स भेजे, तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने इसके जवाब में रेबल ग्रुप्स को बड़े पैमाने पर हथियार और पैसा दिया। इस तरह सीरिया इन दोनों की आग का मैदान बन गया। इसके अलावा यमन में भी यही जंग जारी है। ईरान ने वहां हूती मूवमेंट को मिसाइल और ड्रोन्स दिए और इसके जवाब में सऊदी अरेबिया ने 2015 में वहां अपनी मिलिट्री इंटरवेंशन शुरू कर दी, जिससे यमन में एक शदीद इंसानी बहरान पैदा हो गया। लेबनान भी इस कोल्ड वार का हिस्सा है। ईरान ने यहाँ 1982 से ही हिजबुल्लाह जैसे पावरफुल ग्रुप को फंड और ट्रेन किया है। सऊदी अरेबिया ने इसके जवाब में लेबनान को फाइनेंशियल एड दी, लेकिन वो ईरानियन इन्फ्लुएंस को रोक नहीं सका। इसी तरह सद्दाम हुसैन के बाद इराक भी कोल्ड वार का नया मैदान बन गया। ईरान ने यहाँ शिया ग्रुप्स को मजबूत किया और सऊदी अरेबिया ने इसके जवाब में इराक को ईरान के असर से दूर करने की कोशिश की। दोस्तों, अब सबसे अहम बात, ये सिर्फ सऊदी और ईरान की जंग नहीं रही है। इसमें अमेरिका, रशिया और चाइना जैसी बड़ी ताकतें भी शामिल हैं जिनके अपने मकासद हैं। अमेरिका मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया का सबसे अहम दोस्त रहा है। अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच एक ऑयल फॉर सिक्योरिटी का समझौता है, यानी सऊदीया तेल देता है और अमेरिका उनको सिक्योरिटी और बड़े हथियार देता है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान पर बहुत सख्त सैंक्शंस लगाई है ताकि उसकी ताकत कमजोर हो और वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे न बढ़ा सके। लेकिन हाल ही में रशिया और चाइना भी इस जंग का हिस्सा बन गए हैं। ये भी इस कोल्ड वार के नए खिलाड़ी हैं। रशिया सीरिया में ईरान के दोस्त असद को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो गल्फ स्टेट से भी रिलेशन बेहतर रखना चाहता है। इसी तरह चाइना भी दोनों मुल्कों से फायदा उठा रहा है और उसने इन दोनों मुल्कों के बीच सुलह भी करवाई थी। दरअसल इन ग्लोबल पावर्स की वजह से मिडल ईस्ट की ये कोल्ड वार अब सिर्फ एक रीजनल जंग नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल पावर स्ट्रगल बन गई है। यहाँ हर मुल्क अपने स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आने वाले टाइम में इस कोल्ड वार का फ्यूचर क्या होगा। इसके लिए 3 डिफरेंट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। पहला, एक अच्छी उम्मीद है, हो सकता है कि ईरान और सऊदी अरब दोनों ही समझ जाए और सुलह कर ले। वो आपस में बायलैटरल ट्रेड बढ़ाए, मिलकर काम करे और मिलकर मिडिल ईस्ट को आगे लेकर जाए। अगर ऐसा हुआ तो शायद इस इलाके से प्रॉक्सी वार्स और दहशतगर्दी खत्म हो जाए और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी कम हो जाए। लेकिन अमेरिका और इसराइल हरगिज ये नहीं चाहते कि सऊदी अरेबिया और ईरान के तल्लुकात बेहतर हो। Cause enemy of your enemy is your friend। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जंग चलती रहे। ये भी हो सकता है कि सुलह हो जाए लेकिन दोनों की दुश्मनी पूरी तरह
खत्म ना हो, कंपटीशन जारी रहे और छोटी छोटी जंगें यानी कि प्रॉक्सी वार्स जारी रहे। लेकिन मिडिल ईस्ट का हाल अब भी बहुत डिस्टर्ब रहेगा। इसराइल और लेबनान में हिजबुल्लाह के दरमियान एक बड़ी जंग का खतरा बरकरार रहेगा। तीसरी और सबसे खतरनाक पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले टाइम में ये कोल्ड वार एक बड़ी तबाहकुन जंग में बदल जाए। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान टेंशन बढ़े और मिडिल ईस्ट के मुल्क तेजी से नए और खतरनाक हथियार जमा करने लगे तो ये हालात मजीद खराब हो सकते हैं और खुदा ना ख्वास्ता कोई न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। दोस्तों, मुस्तकबिल क्या रंग लाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि इस दुश्मनी का अंजाम न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम होगा। तो दोस्तों, ये थी कोल्ड वार की कहानी जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की शक्ल ही बदल दी है। ये सब इस कोल्ड वार की वो गहराइयां हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी था। लेकिन इस सब का सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों मिडिल ईस्ट के आम लोगों ने उठाया है। लाखों लोग बेघर हुए हैं, कई मासूम जिंदगियां जंगों की नजर हो गई है और इस इलाके का सुकून हमेशा के लिए चला गया है। जब तक इस कॉन्फ्लिक्ट की असल वजह रिजॉल्व नहीं होती, हम ये समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट की ये कोल्ड वार चलती रहेगी। अगर आप ईरान इराक वार और सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ये भी बताएं कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।